दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चहेते न्यूज चैनल जागरण टाइम्स को। केंद्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अकेली दम पे बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गए हैं। फिलहाल उनको उनके जो एनडीए के जो सहयोगी दल है, एनडीए के जो घटक दल है, उन घटक दलों ने उनको जो है बिना शर्त, ऊपरी तौर पे तो यही कहा जाएगा कि उनको बिना शर्त जो है समर्थन देने की घोषणा कर दी, बिना शर्त समर्थन दे दिया है। इसके बाद उन्होंने जो मंत्रिमंडल बनाया, ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में खींचतान होगी और कई महत्वपूर्ण विभाग अब की बार उन्हें अपनी पार्टी के लोगों से वापस लेके और उनको देना पड़ेगा सहयोगी दलों को। खासतौर से ये था कि सहयोगी दल गृह विभाग भी मांग रहे हैं और जो है वो वित्त विभाग भी मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सहयोगियों को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी कोई खुल के किसी सहयोगी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। और जिनको वो चाहते थे, जिनको उपेक्षित करना चाहते थे, जिनको मनाने की उनकी कोई बड़ी कोशिश भी नहीं थी। जो महाराष्ट्र के दल है, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट वाला, और जो अजीत पवार की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शायद उनको मोदी जी ने खुद ही नहीं चाहा, तो वो लोग अपनी थोड़ी सी नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने, एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि उनके एक तरफ से जीतन राम मांझी को, जो अकेले अपनी पार्टी में अकेले सांसद चुने गए हैं, उनको कैबिनेट मंत्री दे दिया गया। दूसरी बात, उनके 7 सांसद चुने गए, लेकिन फिर भी उन्हें केवल राज्य मंत्री देके और पल्ला झाड़ लिया गया। और अजीत पवार के गुट के किसी को उन्होंने किसी को मंत्रिमंडल में स्थान मिला ही नहीं है। अजीत पवार ने कहा, वो प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि पेशकश उनसे की गई थी कि राज्य मंत्री बन जाइए स्वतंत्र प्रभार वाले, लेकिन जब वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं तो वो राज्य मंत्री क्यों बनते, तो वो नहीं बने। तो उनकी जो आपत्तियां हैं उसको मोदी जी कोई महत्व नहीं दे रहे। तो लगता है कि जानबूझ के उन्होंने जो है उनको उपेक्षित किया है और वो जो है कोई चिंता का विषय तो मोदी जी की नजरों में नहीं है। उनकी जो आपत्ति है, असहमति है, या वो नाराजगी हो जाए तो वो उस नाराजगी को कोई महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ऊपरी तौर पर कोई विस्फोटक स्थिति अभी तक नहीं बन रही है, कोई बड़ी असहमति सामने नहीं आ रही है। नीतीश कुमार महत्व विभाग पाके भी खुश हैं, वो खुश नहीं है तो चुप है। और उधर वहाँ उनके समारोह में तेलुगु देशम पार्टी का जो शपथ ग्रहण समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह में खुद जो है मोदी जी पहुंचे और अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को, जो प्रमुख मंत्री, जो सीनियर मंत्रिमंडलीय सहयोगी है, उनको लेके पहुंचे। अब की बार राजनाथ सिंह को लेके तो पहुंचे ही पहुंचे, इस बार वो जो है उनको भी लेके पहुंचे, नितिन गडकरी को भी। तो लग रहा है कि अब अपनी पार्टी में थोड़ा वो सामंजस्य मजबूत करना चाहते हैं, खासतौर से आरएसएस को मनाना चाहते। तो पहले तो उन्होंने जो पिछला कार्यकाल था उसमें तो उन्होंने एक तरह से ये दिखाया था कि वो समय से पहले ही मार्गदर्शक मंडल में डाल देना चाहते नितिन गडकरी को। उनको संसदीय बोर्ड से हटा दिया था और तमाम तरह की अफवाहें इसको कारण चल रही थी, कोई महत्व नहीं दे रहे थे। बल्कि उनका टिकट भी बाद में घोषित किया गया, टिकट पे भी अटकलें शुरू हो गई थी कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। और इस बार ये था कि जो है उनका जो विभाग है वो छीन के और किसी सहयोगी दल को न दे दिया जाए, क्योंकि अपने विभाग में किए गए काम की वजह से उनको बहुत, नितिन गडकरी को जो है वो काफी लोकप्रियता मिली है। और उन पे नितिन गडकरी के से वो सशंकित मोदी जी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको एक वर्ग जो है वो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में प्रस्तुत करता है, ये कहता है कि आरएसएस की पसंद वो है। लेकिन अब पहले इन चर्चाओं से वो
सशंकित रहे होंगे। पहले इन चर्चाओं से वो उनको गडकरी को समय रहते ठिकाने लगाने की सोच रहे होंगे, लेकिन अब वो जब वहां लेके गए तो इशारा साफ है कि अब वो गडकरी को भी विश्वास में लेके और काम करना चाहते, वो संबंध सुधारना चाहते। दूसरी तरफ ये है कि नीतीश कुमार ने आपत्ति भले प्रकट न की हो, लेकिन उनकी जो मोदी जी की इच्छा ये थी, चंद्रबाबू नायडू जी तो इतना इच्छा नहीं थी, लेकिन मोदी जी की इच्छा थी कि जो चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश में जो शपथ ग्रहण समारोह हो, उसमें जो जितने भी एनडीए के प्रमुख स्तंभ हैं, जिनमें भाजपा के बाद सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का माना जाता, भले ही वो तेलुगु देशम पार्टी से उनके सांसद कम चुने गए हो, लेकिन उनका नाम ज्यादा बड़ा माना जाता। तो वो चाहते थे एक शक्ति प्रदर्शन हो, पूरा एनडीए का पूरा कुनबा, एनडीए के जितने स्तंभ हैं तो वो पूरा कुनबा वहां पे दिखाई दे। लेकिन नीतीश कुमार वहां से जो है नीतीश कुमार उसमें नहीं पहुंचे। उनके हालांकि किसी एक सहयोगी की तरफ से इसकी सफाई ये दिलवा दी गई है कि हो सकता है कि वो बीमार हो गए हो, इस वजह से पहुंच गए हो। कोई उसमें कोई उनके मन में कोई दुराव नहीं है, कोई मतलब ये नहीं, उनको लेके कोई जो है आशंका प्रकट नहीं की जानी चाहिए सरकार के, मोदी सरकार के भविष्य को लेकर। ये एक बातें हो रही हैं, पर ये जो चीजें हैं, इन चीजों के साथ साथ में वो अटकलबाज जो कि एक तरह से मोदी सरकार के प्रति बड़ा ही नकारात्मक रुख चुनाव के पहले से ही अपनाए हुए हैं, और उनकी जो अनुमान थे इस मामले में गलत निकल गए। और वो तो जैसे जो लोग पहले से जो यूट्यूबर्स हैं और जो दिग्गज यूट्यूबर्स हैं, जो ये लगातार ये प्रचारित कर रहे थे इस बात को कि वो इस बात को त्रिकालदर्शी की तरह वो बात करने की जो अभ्यस्त हो गए, और उन्होंने ये कह दिया था कि नहीं आएंगे मोदी, अब तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं मिल पाया। तो उन्होंने हो सकता प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया हो। तो ये जो छोटी मोटी जो चीजें हैं, वो इन छोटी मोटी चीजों को मतलब वो बढ़ा के पेश कर रहे हैं। उसमें सोशल मीडिया अब उसकी विश्वसनीयता थी जैसे टेलीविजन चैनलों की गिरी है, वैसी यूट्यूबर्स की विश्वसनीयता भी गिरने लगी सनसनीखेज हेडिंग बनाने से, और अतिशयोक्ति किसी मामले में अति कर देने से। अब बन गए हैं तो प्रतीक्षा करिए कोई ठोस आधार पैदा हो कि ये सरकार काम नहीं कर पाएगी, तब तो देना ठीक है। लेकिन अभी से ही ये होने लगा, अब नीतीश नहीं गए, अब नीतीश पलटा खा के और वहां पहुंच गए इंडिया गठबंधन में, इस ढंग की एक झूठी अफवाह को फैलाना, तो उसका एक प्लेटफॉर्म जैसा बनता जा रहा सोशल मीडिया। तो वो जो यूट्यूब है, तो उससे यूट्यूबर्स की भी जो साख है वो भी गिर जाने वाली है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये चीज चर्चाओं में तो है कि ये सरकार कितने दिन चलेगी, सहयोगी दल कब तक इससे निभाएंगे। जो चंद्रबाबू नायडू के जो पुत्र है, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के पहले एक बात और कही थी कि वो जो उन्होंने ये कहा था कि नारो लोकेश नायडू है जो, उन्होंने ये कहा था कि उनके टेलीफोन टेप हो रहे थे पेगासस से। उन्हें मालूम है उनके जो है उसमें पेगासस डाला गया था, पेगासस सॉफ्टवेयर उनके फोन में। तो उन्होंने कहा इस बात की जांच होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पेगासस के खिलाफ याचिका दायर हुई थी तो ये कहा था कि हम अगर सरकार इस चीज को गोपनीय रखना चाहती कि तो हम ये नहीं पूछ रहे कि आप पेगासस से किस किस की निगरानी कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि बंद लिफाफे में आप केवल हमको इतना दे दीजिए कि पेगासस आपने लिया है कि नहीं लिया है जो इजरायली कंपनी से, और यदि आपने नहीं लिया है तो क्या आपके पास कोई ऐसी सूचना है कि हिंदुस्तान में किसी और ने पेगासस ले लिया हो और तो उसके दुरुपयोग की संभावना रहेगी। तो ये जानकारी तो हमको दीजिए। लेकिन वो जानकारी देने में भी सरकार कतरा गई और उसकी लिपअप होती है। अब जब उन्होंने कहा है, लोकेश नायडू ने कहा है कि नहीं उनका ही फोन टेप होता था, वो सहयोगी दल और शपथ ग्रहण के पहले का, तो अब उसके बाद फिर वो खामोश हो गए। अभी फिलहाल उन्होंने आगे बात नहीं बढ़ाई है।
लेकिन ये लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं आगे चल के फिर पैदा उसके तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से फिर ये मुद्दा उठाया जाएगा और उसमें कुछ और लोग भी और सहयोगी दल भी शामिल हो सकते हैं। और ये पेगासस की पहेली है, पेगासस की पहेली सुलझनी चाहिए, ये मतलब बहुत लोग चाहते हैं। और जो सहयोगी दल है वो भी सशंकित है कि जो मोदी जी के जो काम करने के तौर तरीके से कि वो तो अपने सहयोगियों में भी तोड़फोड़ करा देते हैं। वो चाहते हैं कि जहाँ सहयोगी हैं, जैसे अभी बीच में संबंध टूट गया था जेडीयू से। क्यों टूट गया था? क्योंकि वो जेडीयू को ये आभास होने लगा था कि वो जेडीयू को पचा जाने के, हजम कर जाने के चक्कर में, जेडीयू का अस्तित्व समाप्त कर देने के चक्कर में उन्होंने टेम्परेरी तौर पर समझौता किया था। यही वो महाराष्ट्र में करने लगे। महाराष्ट्र में भी हमें लगता है कि अब मोदी जी को ये लग रहा है कि ये जो अजीत पवार से और एकनाथ शिंदे से विधानसभा चुनाव के पहले छुटकारा पा लिया जाए और हम अकेले दम पे लड़े। जो पंजाब में उन्होंने कहा कि देर लगेगी, और ये है कि केरला में जिस ढंग से उन्होंने सफलता प्राप्त की है, तो काम करने का, सांगठनिक तौर पे उनका काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि वो अपने आप के ये संभावनाएं खुली रहती कि भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन वो अपने दम पर धीरे धीरे सभी राज्यों में अपने दम पर स्थापित करने में सफल हो सकती किसी भी राज्य में। तमिलनाडु में भी अब की बार उनका मत प्रतिशत बढ़ा है, तो फिर उड़ीसा में पहली बार उनकी सरकार बनी है, तो वो सोच रहे कि महाराष्ट्र में भी पहले शिवसेना में तोड़फोड़ कराई, फिर उसके सहयोग से एक सरकार चलवाई, एक शिवसेना के एक धड़े से, और राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी तोड़फोड़ करा दी। अब वो चाहते कि महाराष्ट्र में एक छत्र शासन का उनका अवसर वो हासिल कर ले, और अगर इस बार ना हो तो अगली बार हो जाए। तो इस बार महाराष्ट्र में वो इरादा बना रहे, जिनकी झलक रहा है कि हम अकेली दम पे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए वो उनको तवज्जो नहीं दे रहे, वो सोच रहे खुद ही ये भाग जाए, ये चाहे वो शिवसेना एकनाथ गुट हो और राष्ट्रवादी कांग्रेस वो जो है अजीत पवार गुट, ये अपने आप भाग जाए। ये उनका रवैया, ये रवैया इस रवैये में आंध्र प्रदेश में भी अब बात नहीं हो सकता। सगा तो उनका कोई नहीं है। तेलुगु देशम भी इस बात को जानती है कि हम जो है हम भी उनके सगे नहीं, मौका उनका लग जाएगा तो वो हमको भी डस जाने की कोशिश करेंगे। तो उनको नीतीश कुमार अब फिर साथ आ गए, उन्होंने बड़ा अभिनय किया, उनके पैरों में गिर पड़े मोदी जी के, और अब तो ये लगता है कि जीवन तो अब छोड़ दिया, जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। जो एक प्रवचन नहीं है, उस प्रवचन की स्टाइल में लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ अपने आप को मोदी जी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अब उनकी कोई और महत्वाकांक्षा नहीं रह गई। लेकिन जो लोग उनकी फितरत को जानते हैं नीतीश कुमार को, उन्हें ये पता है कि नीतीश कुमार भी इतने सीधे और सरल नहीं है। वो भी बहुत धाग है, और वो भी लगाए रहते दूरता में, उनका भी कोई जवाब नहीं है। तो वो समय पर कर जाएंगे, कहने की बात अलग है, लेकिन वो वास्तव में समर्पण कर जाएंगे, वास्तव में वो अपनी सारी यत्ता को भुला देंगे, ये नामुमकिन, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो वो भी, तो ये पेगासस का भय उनको भी होगा। और जो सहयोगी दल दे रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में भी जो लोग, जो महत्वाकांक्षी नेता है, उन तक को ये होगा कि पेगासस जो है, पता चला कि शिवराज सिंह चौहान को भी होगा, राजनाथ सिंह को भी होगा। राजनाथ सिंह हालांकि अब तो बहुत अमित शाह के बाद दूसरे नंबर पे वफादारी में वही आ गए हैं, और उनके प्रति उनका जो है आशंकाएं वो बहुत न्यून रह गई हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि उनको छुट्टा छोड़ रखा हो। तो इसलिए पेगासस का मुद्दा तो एक बार फिर उठेगा, और उसके इसलिए इस कारण से सरकार के कार्यकाल पूरा होने के, ये मोदी 3 के कार्यकाल पूरा करने को लेके इस कारण से भी इस मुद्दे पर भी अंदेशा है। दूसरी तरफ मोदी जी ने एक तत्काल में मामला शांत करने के लिए जो नए कृषि कानून
बनाए थे उनको वापस ले लिया था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो किसानों से वायदे पूरे नहीं किए, किसानों से जो वायदे किए थे वो तो पूरे अभी तक नहीं किए, और कृषि सुधारों की ओर तो उनको बढ़ना ही। और सहयोगी दल किसी कीमत पे ये अपने ऊपर कलह के लेने नहीं देंगे कि हम किसानों की दुश्मन है, क्योंकि किसान तो उनके तथाकथित कृषि सुधारों को अपना लागू करने वालों को अपना दुश्मन मानते। वो तो सोचते कि जो कृषि सुधार के नाम पे जो जो नए कानून लाने की कोशिश हो गई थी वो उनसे दुश्मनी निभाने की कोशिश थी, और वो केवल इसलिए क्योंकि अदानी को फायदा पहुंचाना था मोदी जी को, और अदानी जी ने इसीलिए कानून बनने के पहले ही गोदाम बना लिए थे। तो जब उनको अदानी जी को फायदा बनाना है, और अदानी जी भी और मोदी जी भी कहीं ना कहीं दो जिसमें ज्ञान है, तो वो तो फिर एक बार इन कृषि कानूनों को लाने की कोशिश करेंगे। तो वो और चूंकि उनको किसानों के बीच में एक नहीं बनना है, कलंकित नहीं होना है, किसानों के बीच में खलनायक नहीं बनना है नायडू को और नीतीश कुमार को, तो वो तो इस बात को आसानी से मतलब इन तीन कृषि कानूनों को आसानी से पारित नहीं होने देंगे। दूसरा क्या है कि रेलवे का निजीकरण करना, रेलवे को मोदी जी को सौंपना है किसी भी कीमत पे अदानी को, क्योंकि इसमें बड़ा मुनाफा है। कोई टेंडर कराएंगे नहीं वो। रेलवे का जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में बहुत निवेश करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। कितनी जमीन है रेलवे के पास, कितनी, और पटरियां बिछाने में स्टेशन कितने खड़े हैं ये सब कुछ कितना बड़ा निवेश है, और ये निवेश सरकार ने कर लिया है। अब गाड़ी बैल पटेल की बंदी की जाएगा, अब अदानी को सौंप देंगे, तो अब अदानी को कोई नया निवेश तो करना नहीं है, वहां कोई बड़ा नया निवेश, और मुनाफा ही मुनाफा बस उसमें है, लूटना है। वो उनका बस चलेगा तो वो वंदे भारत जैसी ट्रेनों पे अपना दिमाग लगाएंगे, जिसमें एक ही टिकट पे हजारों रुपए का मुनाफा वसूल हो जाए, और बाकी जो है आम लोगों के लिए जो ट्रेन है, वो ट्रेन को उसका उसके लिए स्टाफ का खर्चा उठाने की और तमाम सारा खर्चा उठाने की, वो जहमत उठाने की मूड में नहीं है, जो मानसिकता अदानी और अंबानी की जो पहले से हो जा रहा है। तो वो पता चला कि वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे वो ट्रेनें लेट आने लगेंगी, और ये होगा कि आखिरी में आम आदमी को उनका भरोसा ही छोड़ देना पड़ेगा। तो फिर इस आधार पे कि पैसेंजर नहीं मिल रहे, वो ट्रेनें बंद करने का एक रास्ता खुल जाएगा। तो ये आशंका सबको जुड़ी हुई है। लेकिन जब तक बैसाखियों पर है मोदी 3 सरकार, जब तक बैसाखियों पर, तब तक ये काम भी वो आसानी से नहीं करता। और क्या है, अग्निवीर योजना की समीक्षा करनी पड़ सकती है। अब ये तो मोदी जी की बड़ी हड्डी है। मेरे मोदी जी एक बार कदम उठाने के बाद फिर पीछे नहीं कभी कदम उठाते। तो अब ये अपनी ये हेटी कराना, जिस जो एक फासिस्ट, वो एक फासिस्ट किस्म के नेता है, फासिस्ट नेता का जो सोच रहता है वो तो बहुत जिद्दी होता। तो ये बात मोदी जी में भी है, तो वो आसानी से चाहे नीतीश कुमार कहे और चाहे कोई और कहे, वो आसानी से अग्निवीर योजना को रद्द करने वाले नहीं। अब कोई समीक्षा के लिए तो खुद ही तैयार थे, तो अब वो समीक्षा के नाम पे किस हद तक बहुत मामूली कुछ चीजें दे दें कि नहीं, हम उसका कोटा बढ़ा के 25% से और 40% सेना में समायोजित करने की कोशिश करेंगे, जो अग्निवीर में जो भर्ती होने वाले जवान है। इस ढंग की कुछ कर सकते बहलाने के लिए। तो अब बहलाने में संतुष्ट हो जाएगी जनता दल यू और अन्य सहयोगी दल, या वो कहेंगे कि इसको पूरी सिरे से रद्द करो। तो ये खिचपिच भी एक है। और फिर जातिगत जनगणना, जब एक उनके दिमाग में है, वो पुराना सामाजिक ढांचे की बहाली जब करना चाहते हैं, इस मामले में अतीतोन्मुखी है उनकी जो है उनका जो काम है वो अतीतोन्मुखी है मोदी जी का। वो चाहते हैं कि पुरानी जैसी पहले हो जाए, बड़े पदों पर वो जो उच्च जातियां हैं वही मान के बैठते हुए, वही इसी धारणा को वो धर्म के सारे इसी धारणा को मजबूत कर रहे हैं कि जन्म के जो क्षमताएं हैं, जो प्रतिभा है, वो जो है उनकी
जागीर है उच्च जातियों की, और निम्न जातियों और तथाकथित निचली जातियों को देखे, और उसको हम जो है उसका उसमें व्यवस्था को कमजोर नहीं बनाना चाहते हो। ये उनके और योगी जी जैसे उनके मुख्यमंत्रियों के दिमाग में ये बना हुआ है कि अगर आप उन जो अपेक्षित जातियां रही हैं, वंचित जातियां रही हैं, अगर उनको अगर महत्व बहुत ज्यादा दिया तो हमारा प्रशासन, हमारी व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, किसी भी क्षेत्र में हो। वो तो फिर वही पुरानी व्यवस्था है। वो उसको एक ईश्वरी व्यवस्था मान रखा उन्होंने कि नहीं नहीं, सारी प्रतिभा और सबका ठेका ईश्वर ने उन्हीं को दे रखा है, तथाकथित जातियों को। तो वो जब इनको इस चीज को जब बहाल करना चाहते तो जातिगत जनगणना कराने के लिए वो तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना कराएंगे तो उससे फिर लगी हुई ये बात आ जाएगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो फिर वो आरक्षण का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा उन्हें। तो आरक्षण को तो पंगु करने में पिछले 2 कार्यकाल में लगे हुए थे। अगर आरक्षण पहले तो वो अब की बार शायद वो सही, ये आशंका सही थी कि अब की बार वो जो है आरक्षण को खत्म भी कर देते, लेकिन पिछली 2 बार भी उन्होंने इतना पंगु कर दिया था कि आरक्षण का चकमेबाजी हो रही थी आरक्षण के नाम पे, और उसके लाभ से वंचित किए जा रहे थे पिछले और दलित वर्गों के लोग। तो अब जब तो जातिगत जनगणना के लिए फिर जदयू ने टेर लगाई, केसी त्यागी ने शपथ ग्रहण के पहले ही कहा कि हम फिर कहेंगे, और उसके लिए मोदी जी भी विरोध में नहीं है। अब वो विरोध में तो क्या, वो मुंह जवानी अमित शाह से उन्होंने क्या लगा दिया कि नहीं हमारी सरकार विरोध में नहीं, लेकिन अमित शाह ने क्या कहा कि नहीं नहीं हम कराएंगे। अभी उन्होंने हामी तो भरी नहीं, ये विरोध में नहीं तो गोलमोल बात हुई। अगर ईमानदार अगर होते सामाजिक न्याय के लिए, तो फिर वो जो है जब जो राहुल गांधी का की काट कर देते, वो कह देते कि राहुल गांधी कह रहे थे कि 90 में से भारत सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 है ओबीसी के, और वो भी महत्वपूर्ण विभाग में। तो वो ऐलान कर सकते थे, या भी सरकार बनते ही वो ऐलान कर देते अगर वो थी। और न्याय का तकाजा भी यही है, ईमानदारी का तकाजा भी, नैतिकता का तकाजा भी है कि वो ये घोषणा करे कि नहीं हम एक परपाटी चली आ रही थी कम रखने की, कांग्रेस के जमाने में भी हमारे ख्याल में इससे ज्यादा नहीं होंगे, तो हाँ अब हमारे दिमाग में ये बात आई है तो हम इसको घटाएंगे, और इस बार हम जो है पिछली जातियों का, अनुसूचित जातियों का उनकी संख्या के काफी हद तक उनकी संख्या के अनुपात में सचिव बनाएंगे भारत सरकार में, और उनको महत्वपूर्ण पदों पर भी दिखाई देंगे। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घोषणा तो की नहीं। वो उन्होंने ऐसी घोषणा करने से उन्हें बड़ा परहेज है, क्योंकि वो तो उनके अंदर तो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है कि नहीं नहीं वो सारी क्षमता, देशभक्ति, प्रतिभा, सारी सब कुछ जो है केवल उच्च जातियों तक सीमित है। तो वो उसमें वो सोच में अपनी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं। तो ये भी एक टकराव का आगे चल के एक मुद्दा बन सकता है। तो इस वजह से भी लग रहा है कि 5 साल घसीटना एक मुश्किल हो जाए, 5 साल इस सरकार को कार्यकाल का। लेकिन एक पहलू है जिस पर अभी तक जो लोग ये है कि जो ये कह रहे हैं कि 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे, वो इस आधार पे कह रहे हैं कि सहयोगी दल जो है बीच में समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इसलिए 5 साल पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा मानना यह है कि मोदी जी खुद ही नहीं चाहते कि हमारी ये गठबंधन सरकार 5 साल पूरा करे। वो खुद चाहते कि वो 1-2 साल में कुछ ऐसे काम करे और फिर उसके बाद में जानबूझ के एक टकराव की नौबत लाए, और उस टकराव की नौबत ऐसी हो कि सहयोगी दल ही पहल करे समर्थन वापस लेने की, न कि वो किसी सहयोगी दल को निकालने की बात करे। और इस बीच में जो उन्होंने लोकप्रियता खोई है, तो वो उन्माद फिर अपने लिए वैसा पैदा कर दे जो 2019 में उन्होंने पैदा किया था, वो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। तो वो चाहे उसमें कई बातें हो सकती कि अब एक गुलाम कश्मीर पर कोई कार्रवाई हो सकती है, और बाकी जो है प्रभावशाली तो मोदी जी की एक धारणा ये भी है, और मोदी जी की धारणा की ये एक रणनीति है कि
आम लोगों के लिए करने से सत्ता मजबूत नहीं होती। सत्ता मजबूत होती है जो 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 प्रभावशाली लोग हैं, जो आम लोगों को दबा के रखने दबा के रखते जो उनका शोषण करने वाले लोग हैं, जो जो मुट्ठीभर लोग हैं। और वो उन लोगों को अगर कब्जे में वो लोग अगर आपके समर्थन में हैं, उनके हितों की अगर आप पूर्ति करते रहे, उनके जो है उनके हितों को जो है बढ़ाते रहे, तो वो आपका वो अगर आपके वो उनका साथ अगर आपको मिलेगा तो आपकी सत्ता को आम जनता तो निरी होती। आम जनता उनके खिलाफ विद्रोह न आज स्थिति में और न आगे चल के उनके खिलाफ कभी विद्रोह करने की सोच भी नहीं सकती। उनसे मानसिक रूप से इस कदर दबी हुई आम जनता है। तो वो उसी प्रभावशाली वर्ग को लाभ देने के लिए बहुत से ऐसे कदम उठा सकते हैं। जैसे पिछले उन्होंने 2 टर्म में भी प्रभावशाली लोगों के हितों को मजबूत किया और उनके सारे वो प्रोपेगेंडा, वैसे तो ये है कि प्रोपेगेंडा के सारे उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है अपने आप को, इसलिए उनका ये साथ हुआ कि वो अपने खुद ही अपने मुंह से कह सके कि नहीं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं तो ईश्वर का अवतार हूं और इसलिए मेरी आलोचना करना भी, आलोचना करना ईश निंदा है, पाप है। वो तो उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तो ये क्यों हुआ? ये प्रोपेगेंडा के लिए, प्रोपेगेंडा जिन प्रभावशाली तबकों को उन्होंने मजबूती दी है, जिनको एक तरह से कहना चाहिए जनता की जिन शत्रुओं को उन्होंने मजबूती दी है, उन शत्रुओं ने उनके लिए ये प्रोपेगेंडा किया। और प्रोपेगेंडा हमारे जो धर्मशास्त्र है, वो जो बताते, एक तरह से उसकी निंदा करके उसको एक गर्हित समझते हैं, उस रणनीति को, मायावी युद्ध को। और ये प्रोपेगेंडा के सारे पता चला कि ये जिस पे संघ ने जिस पे कटाक्ष किया है कि वो पोस्टर डालने से, सोशल मीडिया पे पोस्टर शेयर करने से और सेल्फी शेयर करने से मतलब कोई जो है चुनाव नहीं जीते जाते, जन समर्थन नहीं जुटता। ये जो इस पर कटाक्ष किया है कि इससे बाज आना चाहिए, तो ये क्या है? ये वही मायावी जो है मायावी तरीके हैं, वही युद्ध के वो मायावी तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कौन करते थे? जो भगवान के विरोध में जो लोग लड़ रहे थे। मतलब पता चला कि इसमें रामायण में बताया गया कि मेघनाथ इस मायावी युद्ध में माहिर था। तो ये जो मोदी जी जो अपनी जो ब्रांडिंग करते हैं, जो प्रोपेगेंडा ये सारे जो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, तो ये जो प्रोपेगेंडा का सहारा लेना लोकप्रियता के लिए, ये मायावी युद्ध के श्रेणी में आता है। और ये जो है ये किनका कर्म बताया गया? भगवान के शत्रुओं का कर्म बताया गया, भगवान के विरोधियों का कदम बताया गया है, भगवान के निंदकों का कदम बताया गया है, पापियों का ये कदम बताया गया। तो आपने ये तरीका इस्तेमाल करके, इसीलिए संघ को आपको टोकना पड़ा। आपने अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो आपने उनको उनकी कोठी में खड़ा कर लिया। तो हमारा ये कहना है कि मोदी जी इसका मौका, ये इस सरकार को खुद ही 5 साल नहीं दो। ये एक गलत अनुमान है कि वो लोग उनसे सहयोग वापस लेने का खतरा है और इसलिए ये 5 साल नहीं करेगा। नहीं, मोदी जी खुद ही इसको 5 साल इसको नहीं ढोएंगे, क्योंकि वो मनमानी से काम न करने के इसमें नहीं कर सकते, वो जानते। और इसकी छटपटाहट उनके अंदर बहुत है। तो इस छटपटाहट को खत्म करने के लिए वो 1 साल या 2 साल के अंतर्गत ही ऐसे काम करेंगे कि उनकी लोकप्रियता उसी विराट स्तर पर पहुंच जाए जो 2019 में जब पहुंची थी, जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कराया था। और उसको करने के लिए वो कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं, इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए। इसमें से एक हमने बताया कि गुलाम कश्मीर में कार्रवाई हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं प्रभावशाली लोगों को, जिससे और जो शोषण करने वाले जनता का उनके हित मजबूत हो। लेकिन ऊपरी तौर पे ये दिखाई दे कि एक बहुत बड़ा जन कल्याणकारी काम हुआ, क्योंकि इसमें तो माहिर है, पिछले 2 कार्यकालों में भी यही वो करते रहे। तो अब ये कौन से कदम सामने आते हैं, इस सब के बारे में एक अनुमान लगाने की जरूरत है और एक मतलब इस पे एक निगाह रखने की जरूरत है। इसी बीच में
ये उन्होंने आवाज इसलिए भी दे दिया कि वो बैसाखियों वाली सरकार और ढीले पड़ कहीं से ढीले नहीं पड़े कि उन्होंने आज फिर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल को फिर एक एक्सटेंशन दे दिया है और इसी तरीके से अपने प्रधान सचिव के रूप में पीके मिश्रा को फिर एक्सटेंशन दे दिया है। अब ये अजीत डोभाल कितने काम के आदमी हैं उनके, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। उनका जो है उनके जरिए वो अपने तथाकथित जो सहयोगी है उन पर भी वो एक निगाह रख सकते हैं और उन पर भी जो है उन पर भी नियंत्रण रखने का काम कर सकते हैं और उनको भी अपने इशारे पर मतलब वो समझ भी ना पाए और जो वो चाहते हैं वो जो है वो करने के लिए मजबूर कर दें उनको, अपने सहयोगी दलों को। है ये इनका दोनों का एक बड़ा इस्तेमाल है। दोनों जो है बहुत ही काबिल अफसर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत ही सक्षम अफसर है। बस केवल यही बात है कि उनकी जो है वो प्रोफेशनली मतलब बहुत कोई ईमानदार नहीं, वो एक निजी तौर पर बहुत जो है मोदी जी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वो भी एक उनके जो राजनीतिक उद्देश्य है उसमें ये दोनों भी बहुत मजबूत उपकरण है। इससे भी आभास कर लिया जाना चाहिए कि सरकार जल्दी ये वाली इस सरकार से अपना प्रिंट छुड़ाएंगे, ये गठबंधन सरकार से मोदी जी, और जल्दी फिर एक तरह से फिर लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की नौबत आएगी और उस मध्यावधि और हो सकता है कि अब की बार वो जो है वास्तव में उनको वो जंग की परिस्थितियां तब तक वो तैयार कर लें, ये तैयारी कर लें। मोदी जी का इस मामले में दिमाग बहुत जो है बहुत चलता है, बहुत ही उर्वरा उनका मस्तिष्क है। तो वो तो इसलिए कैसी भी हो सकती है कि अब की बार जब वो नई कि वो जब वो मध्यावधि चुनाव में उतरे तो वो न केवल जो है अकेले दम पर बहुमत हासिल हो, बल्कि वो जो 400 के पार उन्होंने नारा लगाया था, वो 400 के पार का नारा कहीं चर्चा न कर ले जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर जो हमारे पहली बार जो दर्शक जिन्होंने ये वीडियो देखा है, अगर उन्हें एक अच्छा लगा हो ये वीडियो, उन्हें हमारे चैनल में लगा हो कि हमारा चैनल दिलचस्प है, उसको देखा जाना चाहिए, तो उनसे अर्ज है हमारी कि हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और इसको में जो बेल आइकॉन है, घंटी का आकृति का जो बटन है उसको दबा दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, आप तत्काल उसके बारे में अवगत हो जाया करें। और साथ ही आप जो है मतलब वो जो है आप इस जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में आपकी राय क्या है ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।